जब लोग आपका साथ छोड़ दें तो ये समझ लीजिए आप उस काम को अकेले ही करने में सक्षम हैं। हर साल की तरह साल 2008 में भी भारत में कई घटनाएं हुई जिनकी गूंज अगले कई सालों तक सुनाई देगी। भारत के लिए साल 2008 धमाकों और आपदाओं का साल रहा, लेकिन इन सब के बीच कुछ ऐतिहासिक उपलब्धियों की चमक भी नजर आई। मुंबई हमलों ने जहां भारत को झकझोर कर रख दिया, तो वहीं चंद्रयान की यात्रा की शुरुआत के साथ भारत अंतरिक्ष अनुसंधान की नई पीढ़ी में प्रवेश कर गया। साल 2008 भारत में जिन बातों के लिए खास तौर पर याद किया जाएगा, उनमें अमेरिका से परमाणु करार, विभिन्न जगहों पर बम धमाके प्रमुख हैं। इसी साल भारतीय राजनीति में सामाजिक क्रांति के जनक माने जाने वाले वीपी सिंह का निधन हो गया। ऐसी कितनी ही घटनाएं हैं साल 2008 की जो आपको आज के एपिसोड में बताऊंगी। नमस्कार, आजादी के अमृत महोत्सव पर इनसाइड लाइव की स्पेशल सीरीज 75 साल की 75 कहानियां देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ कोमल। आज कहानी साल 2008 की। 26 नवंबर 2008 यही वो काला दिन था जब आतंकवादियों ने अपने नापाक इरादों से मुंबई को दहला दिया था। 26 नवंबर 2008 की शाम मुंबई हमेशा की तरह शान से दौड़ भाग रही थी। शहर के लोग जानते भी नहीं थे कि 10 लोग हथियार लेकर अरब सागर से होते हुए उन तक पहुंच रहे हैं। इन 10 आतंकियों के बैग में 10 AK-47, 10 पिस्टल, 80 ग्रेनेड, 2000 गोलियां, 24 मैगजीन, 10 मोबाइल फोन, विस्फोटक और टाइमर्स रखे थे। इतना साजो सामान मुंबई में तबाही मचाने के लिए काफी था। उनके हैंडलर बार बार उनसे कह रहे थे, तुम्हारे चेहरे पर चांद की तरह नूर दिखाई देगा, तुम्हारे शरीर से गुलाब की महक आएगी, तुम सीधे जन्नत जाओगे। उस रात ठीक 8:20 पर अजमल कसाब और उसके 9 साथियों ने मुंबई में कदम रखा। उनसे कहा गया था, तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है उन्हें अचरज में डालना। उन्हें सिखाया गया था कैसे टैक्सियों में टाइम बम लगाने हैं ताकि वो पूरे शहर में थोड़ी थोड़ी देर पर फटे। मुंबई उतरने के बाद आतंकी दो के ग्रुप में बंट गए और अलग अलग रास्तों पर चल पड़े। सबसे पहला हमला रात 9:43 पर लियोपोल्ड कैफे के बाहर हुआ। आतंकी जिस टैक्सी से आए थे उसी में उन्होंने टाइम बम लगा दिया था। टैक्सी रुकी ही थी कि बम फट गया। ड्राइवर और टैक्सी में बैठी 2 महिलाओं की तुरंत मौत हो गई। जब वहां लोग भागे वहां से, तो 2 आतंकियों ने सड़क से ही AK-47 से फायरिंग शुरू कर दी। इस हमले में 9 लोग मारे गए। पहले हमले के ठीक 2 मिनट बाद यानी 9:45 पर मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर हमला हुआ। इसे 2 आतंकियों अजमल कसाब और इस्माइल खान ने अंजाम दिया था। कसाब लोगों पर गोलियां चला रहा था, जबकि इस्माइल खान का काम वहां से भाग रहे लोगों पर ग्रेनेड फेंकने का था। इस हमले में सबसे ज्यादा 58 लोग मारे गए थे। उस रात किसी के लिए ना रुकने वाली मुंबई ठहर सी गई थी। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर हमले के बाद कसाब और इस्माइल वहां से कामा अस्पताल पहुंचे। ये एक चैरिटेबल अस्पताल है जिसे 1880 में एक अमीर कारोबारी ने बनवाया था। उन्होंने घुसते ही चौकीदार को मार दिया। अस्पताल के बाहर आतंकियों से मुठभेड़ हुई, जिसमें उस समय के ATS चीफ हेमंत करकरे, मुंबई पुलिस के अशोक कामटे और विजय सालस्कर मारे गए। कसाब और इस्माइल के पीछे पुलिस पड़ चुकी थी। आतंकियों की कार पंक्चर भी हो गई। उसके बाद उन्होंने एक स्कोडा कार छीनी। पुलिस ने आगे बैरिकेडिंग कर रखी थी। कार बैरिकेडिंग से पहले रुकी, तभी पुलिस वालों को अपनी ओर आते हुए इस्माइल ने गोली चलाना शुरू कर दिया। पुलिस ने भी गोली का जवाब गोली से दिया। पुलिस ने इस्माइल को मार दिया। कसाब जिंदा पकड़ा गया। हालांकि इस मुठभेड़ में पुलिस इंस्पेक्टर तुकराम ओम्बले शहीद हो गए। उसी रात 2 आतंकियों ने नरीमन हाउस को भी निशाना बनाया। यहाँ यहूदी पर्यटक अक्सर रुका करते थे। दोनों आतंकी बाद में मारे भी गए, लेकिन मरने से पहले उन्होंने 7 लोगों को भी मार दिया।
उसी रात 2 आतंकी ओबरॉय होटल और 4 आतंकी ताज पैलेस होटल में घुसे। ताज में घुसते ही आतंकियों ने बैग जमीन पर रखे और उसमें से AK-47 निकालकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। ताज होटल पर हुए हमले के बाद ही मुंबई और दुनिया को पता चला कि कितना बड़ा आतंकी हमला हुआ है। दोनों आतंकी मारे तो गए, लेकिन तब तक उन्होंने 31 लोगों की जान भी ले ली थी। ओबरॉय होटल में भी 2 आतंकी ढेर सारे गोला बारूद के साथ घुसे। बताया जाता है कि हमले के वक्त होटल में 350 लोग मौजूद थे। NSG के कमांडो ने दोनों आतंकियों को मार गिराया, लेकिन तब तक 32 लोगों की जान जा चुकी थी। 26 नवंबर की रात 9:43 से शुरू हुआ आतंक का तांडव 29 नवंबर की सुबह 7 बजे खत्म हुआ। मौत का ये तांडव 60 घंटे तक चला। इस हमले में 166 लोग मारे गए थे। 9 आतंकियों को एनकाउंटर में मारा गया था, जबकि एकमात्र आतंकी असमल कसाब जिंदा पकड़ा गया। कसाब को 21 नवंबर 2012 को फांसी दे दी गई। मुंबई की ही तरह गुजरात के अहमदाबाद में 26 जुलाई 2008 को 70 मिनटों में 22 धमाके हुए। जिधर देखो उधर तबाही का मंजर था। 56 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, 200 से ज्यादा लोग घायल हुए। कुल 24 बम लगाए गए थे। अहमदाबाद में ब्लास्ट करने के बाद आतंकी जहां तहां छुप गए। यहां हुए धमाकों के दूसरे दिन यानी 27 जुलाई को आतंकियों ने सूरत में भी सीरियल ब्लास्ट की कोशिश की, लेकिन टाइमर में गड़बड़ी की वजह से बम फट नहीं पाए थे। वहीं पुलिस ने 28 जुलाई और 31 जुलाई 2008 के बीच शहर के अलग अलग इलाकों से 29 बम बरामद किए थे, जिनमें से 17 वराछा इलाके के और अन्य कतारगाम, महीदपुरा और उमरा इलाके के थे। शुरुआती जांच में पता चला कि गलत सर्किट और डिटोनेटर की वजह से इन बमों में विस्फोट नहीं हो पाया। सीरियल ब्लास्ट के बाद पुलिस ने अहमदाबाद में 20 FIR दर्ज की थी, जबकि 15 अन्य FIR सूरत में दर्ज की गई, जहां भी विभिन्न स्थानों से जिंदा बम बरामद किए गए थे। पुलिस ने कहा कि आतंकी दूसरे शहरों में भाग गए। 19 दिन में 30 आतंकी पकड़े गए। अहमदाबाद और सूरत की घटना के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की जांच पड़ताल कई सालों तक चली। करीब 80 आरोपियों पर मुकदमा चला। जुलाई 2008 में धमाकों की जब पुलिस ने जांच शुरू की थी, तो कुछ आतंकी पाकिस्तान चले गए। स्पेशल टीम ने महज 19 दिनों में 30 आतंकियों को दबोचा। उन्हें पकड़कर जेल भेज दिया गया। 30 की गिरफ्तारी के बाद बाकी आतंकी देश के अलग अलग शहरों से पकड़े जाते रहे। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने कोर्ट में बताया कि अहमदाबाद में हुए धमाके में इंडियन मुजाहिदीन का हाथ था। अहमदाबाद से पहले इंडियन मुजाहिदीन की इसी टीम ने जयपुर और वाराणसी में भी धमाकों को अंजाम दिया था। खुफिया इनपुट के बाद देश के कई राज्यों की पुलिस उन्हें पकड़ने में लग गई, लेकिन वे एक के बाद एक ब्लास्ट करते चले गए। देश के अलग अलग शहरों में हो रहे हमलों के बीच गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पेशल टीम गठित कराई। उनके आदेश पर JCP क्राइम के नेतृत्व में अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की एक विशेष टीम का गठन किया गया। DGP आशीष भाटिया ने इस टीम को लीड किया। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की स्पेशल टीम ने 19 दिनों में मामले का पर्दाफाश किया और 15 अगस्त 2008 को गिरफ्तारी का पहला सेट बनाया गया था। अदालत की ओर से सभी 35 FIR को एक साथ जोड़ने का आदेश भी दिया गया। पुलिस ने जांच में पाया कि IN के आतंकियों ने 2002 में गोधरा कांड के बाद हुए दंगों से जल भुनकर अहमदाबाद में ये बम विस्फोट किए। इस मामले के एक अन्य आरोपी यासीन भटकल पर पुलिस ने नए सिरे से केस चलाने की तैयारी की। पुलिस के मुताबिक देश के अलग अलग शहरों से कुल 78 लोगों को अरेस्ट किया गया। अदालत की ओर से सभी 35 FIR को एक साथ जोड़ देने के बाद ब्लास्ट मामले में दिसंबर 2009 में इन 78 आरोपियों के खिलाफ मुकदमे की शुरुआत हुई। इनमें से एक आरोपी बाद में सरकारी गवाह बन गया। पुलिस की ओर से बताया गया कि पूरे मामले पर कुल 51 लाख पेज की चार्जशीट बनी, जिसमें 1163 गवाहों की गवाही को वैध रखा गया। 2009 में इसकी सुनवाई रोजाना हुई। इसी साल दिल्ली में 3 अलग अलग जगहों पर एक के बाद एक 4 बम विस्फोट हुए, जिनमें 30 लोगों की मौत हो गई और 130 से अधिक लोग घायल हो गए।
भारत और अमेरिका ने साल 2008 में ऐतिहासिक असैन्य परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये भारत की परमाणु नीति के विकास की दिशा में एक प्रमुख सफलता थी। दरअसल सीबीटी यानी कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी और एनपीटी यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का हस्ताक्षरकर्ता न होने के कारण भारत की परमाणु नीति सकारात्मक दिशा में आगे नहीं बढ़ पा रही थी। इस समझौते के तहत भारत अपनी नागरिक और सैन्य परमाणु गतिविधियों को अलग करने पर सहमत हो गया। साथ ही भारत ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा निरीक्षण के प्रति अपनी सहमति जताई थी। बदले में अमेरिका ने भारत के साथ परमाणु व्यापार को फिर से शुरू करने की पेशकश की, जिसमें शामिल था रिएक्टरों की बिक्री, प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण, यूरेनियम बिक्री की सहमति। 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान लॉन्च किया गया था, जो 30 अगस्त 2009 तक चांद के चक्कर लगाता रहा। इसी चंद्रयान में एक डिवाइस लगा था, मून इंपैक्ट प्रोब यानी MIP, जिसने 14 नवंबर 2008 को चांद की सतह पर उतरकर अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत का दबदबा बढ़ा दिया। ऐसा करने वाला भारत चौथा देश बन गया। इससे पहले सिर्फ अमेरिका, रूस और जापान ही ऐसा करने में कामयाब हो सके थे। इसी डिवाइस ने चांद की सतह पर पानी की खोज की। ये इतनी बड़ी खोज थी कि अमेरिकी स्पेस साइंस ऑर्गेनाइजेशन यानी नासा ने भी पहले ही प्रयास में ये खोज करने के लिए भारत की पीठ थपथपाई थी। चंद्रयान 1 इसरो के मून मिशन का पहला यान था। इसे चंद्रमा तक पहुंचने में 5 दिन और उसका चक्कर लगाने के लिए कक्षा में स्थापित होने में 15 दिन लग गए थे। MIP की कल्पना डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने की थी। उनके सुझाव पर ही इसरो के वैज्ञानिकों ने MIP बनाया था। कलाम चाहते थे कि भारतीय वैज्ञानिक चांद के एक हिस्से पर अपना निशान छोड़े और इसरो के भारतीय वैज्ञानिकों ने उन्हें निराश नहीं किया। इसी साल भारतीय शूटर अभिनव बिंद्रा ने अपने शानदार प्रदर्शन की बदौलत 11 अगस्त 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। खास बात यह थी कि बिंद्रा की इस जीत के साथ ही भारत ने व्यक्तिगत स्पर्धा में ओलंपिक का पहला गोल्ड मेडल हासिल किया था। यही नहीं, इस पदक के साथ ही 1980 के बाद भारत के लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल नहीं जीत पाने की छवि भी खत्म हो गई थी। इससे पहले 1980 में भारत की हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता था। अभिनव बिंद्रा ने क्वालिफाइंग मुकाबले में 596 अंक हासिल करने के बाद अंतिम दौर में 104.5 का स्कोर किया। उन्होंने कुल 700.5 अंकों के साथ स्वर्ण पर निशाना साधने में कामयाबी हासिल की। अभिनव बिंद्रा को साल 2009 में भारत सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया था। इसी साल भारतीय राजनीति में सामाजिक क्रांति के जनक माने जाने वाले VP सिंह का निधन हो गया। 27 नवंबर 2008 को 77 साल की उम्र में दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में उनका निधन हो गया। VP सिंह राजीव गांधी की सरकार में वित्त मंत्री और फिर बाद में रक्षा मंत्री रहे, लेकिन बोफोर्स रिश्वत कांड के मुद्दे को उन्होंने इस तरह उठाया कि वे प्रधानमंत्री पद की कुर्सी तक पहुंच गए। 1989 में हुए आम चुनाव के बाद उन्होंने जनता दल के नेतृत्व में केंद्र में गठबंधन सरकार बनाई, जिसे एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी और दूसरी तरफ से वामपंथी पार्टियों का समर्थन प्राप्त था। लेकिन राष्ट्रीय मोर्चा की ये सरकार 11 महीनों से ज्यादा नहीं चल सकी। 1991 में रथ यात्रा के समय बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी के बाद पार्टी ने VP सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। आडवाणी को बिहार में लालू प्रसाद यादव की जनता दल सरकार ने गिरफ्तार करवाया। VP सिंह के प्रधानमंत्रित्व काल को नई सोशल इंजीनियरिंग के लिए याद किया जाएगा। दरअसल उनकी सरकार ने ही नौकरियों में पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने की मंडल कमीशन की सिफारिशों को स्वीकार किया था। इसके अलावा VP सिंह को उन 3 नेताओं में से एक माना जाता है जिन्होंने कांग्रेस के दलित, पिछड़े और सवर्ण वोट बैंक में निर्णायक सेंध लगाई। इनमें बाकी 2 नेताओं के नाम हैं बीजेपी के लालकृष्ण आडवाणी और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम। तो आज के एपिसोड में इतना ही। फिर मिलूंगी कल अगले एपिसोड में, यानी साल 2009 की महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। देखते रहिए इनसाइडर लाइव। नमस्कार।